गाइस वेलकम टू माय चैनल ऋषा की शिक्षा और मैं ऋषा भलोटिया। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 9th जीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड आफ्टर 1945। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। द पेजेस ऑफ हिस्ट्री आर फुल ऑफ इन्यूमरेबल वॉर्स फाउट इन द एंशिएंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो हमारे हिस्ट्री के जो पेजेस हैं उनमें इननंबरेबल वॉर्स हैं, मतलब इतनी ज़्यादा फाइट्स हुई हुई हैं कि हम उनको नंबर नहीं दे सकते। वो फुल हैं उससे, मतलब भरे पड़े हैं उससे। जो कि फ़ाइट्स कहाँ पे हुई हैं? इंडिया में, एंशंट इंडिया में, और जो कि वर्ल्ड है वहाँ पर। बट येट द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर विच विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बावजूद भी, मतलब वो उतनी सारी फाइट्स होने के बाद, मतलब इनन्यूमरेबल फाइट्स होने के बाद भी जो डिस्ट्रक्टिव वॉर है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स हैं जो कि हमेशा याद रखी जाएंगी इस पूरे होल वर्ल्ड में, दैट इज़ फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड। जो लीग ऑफ नेशन है वो इस्टेब्लिश किया गया था ताकि परमानेंट पीस लाई जा सके वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया गया था। बट इसके क्या क्या यूजेस, मतलब क्या ये यूज़फुल रहा हमारे लिए आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट, या ये फेल हो गया, वो हम आगे देखेंगे। बट ड्यू टू सर्टेन limitations or limits it failed and in 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट। लेकिन इसमें कुछ ऐसी लिमिटेशंस हो गई, कुछ लिमिटेशंस ऐसी आ गई कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं होना चाहिए था इफ़ हमने लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल होता तो, बट हमारा लीग ऑफ नेशन क्या हो गया? फेल हो गया कुछ सर्टेन लिमिट्स पे। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट हो गई। दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम दैट व्हेन वाज वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड। तो हमारा आंसर होगा 1939। द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट्स ऑफ माइंड एंड द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड pursued human being to once again make exports for peace and protection of independence. This resulted in the establishment of the United Nations 24th October 1945। जो कि डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड थे। अब लोगों का माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया था, हम भी जानते हैं बहुत ज़्यादा फाइट्स होंगी। लोगों को क्या है, दिमाग में एक डर सा बैठ गया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था लोगों के दिमाग में कि अब क्या होगा। सबके दिमाग डिस्टर्ब हो गए थे। तो क्या हुआ कि अब एक और लोगों ने ऐसा सोचा कि अब ज़रूरत है हमें एक बार फिर से कुछ है ना ऐसा करने की जिससे कि हमारा पीस और जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो बना रहे। तो इस सब का रिजल्ट क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई। यूनाइटेड नेशंस वाज इस्टेब्लिश्ड। और व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड? ऑन 24th October 1945। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन asked in our exams, MCQs based question or Phillips based question. So now the United Nations Charter. The United Nations Charter started with a preamble and it explains the goal of यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है वो स्टार्ट होता है एक प्रियम्बल से, जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया है कि भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रियम्बल है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था उसमें भी यूनाइटेड नेशंस के गोल्स को एक्सप्लेन किया गया था, जो कि गिवन बिलो हैं। गोल्स क्या हैं जो नीचे दिए गए हैं, गिवन बिलो आर द गोल्स। There is a determination to save the future generation from the pages of the pangs of all destructive war। अब वहाँ पे क्या एक डिटर्मिनेशन, एक मतलब ये सोच रखी गई कि भाई है ना हम आगे की जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको ऐसे पेजेस से दूर रखेंगे, इतने डिस्ट्रक्टिव वॉर्स अब आगे नहीं होने चाहिए, ये रखा गया था वहाँ पे। हियर एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बॉर्न आउट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ऐसे जोर लगाए गए, ऐसे मतलब फोर्स किया गया, भाई आप कुछ भी करो, जोर मान लो उसको, एम्फेसिस मतलब जोर लगाना, या फिर कुछ धारणा बना दी गई लोगों के बीच में कि भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम सबके लिए इंटरनेशनल लॉज और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। इंटरनेशनल लॉज को हमें फॉलो करना है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी जो है उनके अंदर समझदारी, समझौते बनाए रखने हैं ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट नहीं हो। Emphasis has been laid on developing tolerance mutually so that the whole world develop socially। जो एम्फेसिस थे, यानी जो और मतलब इफ़ेक्ट्स डाले गए, एफर्ट्स डाले गए क्या डेवलप करने के लिए? टॉलरेंस डेवलप करने के लिए।
टॉलरेंस मीन सहनशीलता, टू एक्सेप्ट समथिंग, हम कुछ एक्सेप्ट करें भाई, कुछ उनका म्यूचुअली हो जाए तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं कि भाई बस डायरेक्टली वॉर करना स्टार्ट कर दिया। इफ़ डायरेक्टली वॉर करना, समझने की कोशिश करें ऐसा, इफ़ डायरेक्टली हम वॉर पे जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगने वाला था उस टाइम पे भी। सो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड विद द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट्स। जो कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स थी किसी भी स्टेट की, वो कैसे सॉल्व करी जानी थी, जो इंटरवेंशंस थे, जो कि उसके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उसके अंदर रह के सॉल्व करी जानी थी यूनाइटेड नेशंस के रूल्स रेगुलेशंस के साथ, जो कि लोगों की, जो भी मतलब दूसरी कंट्रीज़ के पीपल्स की, मतलब जो पूरी कंट्री का होगा वो यूनाइटेड नेशन के पास जाएगा। सो देन उधर वो सॉल्व करा जाना था, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, या चाहे कल्चरल प्रॉब्लम हो, वो ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन में सॉल्व करे जाने चाहिए। और एज वेल एज बेसिक फ्रीडम शुड बी disseminated irrespective of caste, language, gender और रिलीजन। अब बेसिक फ्रीडम भी लोगों को दिया जाना था, फैलाया जाना था, ये ना सोचते हुए कि भाई वो किस कास्ट से है, लैंग्वेज क्या बोलता है, वो कौन सा जेंडर है, कौन सा रिलीजन है, इस सबको अलग करके एक बेसिक फ्रीडम सबको दिया जाना था। ये उस रूल में, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में दिया गया था, ये गोल था। लास्टली अपील टू ऑल द नेशंस फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। और लास्टली वहाँ पे अपील क्या की गई थी, उसमें भाई क्या रिक्वेस्ट की गई थी उन लोगों की, कि सारे नेशंस से ये अपील है कि आप कोऑपरेट करो, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें ताकि हम। Thus, United Nations Charter was concluded that dismissal of war and constant argue for peace is the main objective of the United Nation। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था उसको ऐसा इंक्लूड किया गया कि रिजेक्शन ऑफ वॉर शुड बी रिजेक्टेड, वॉर्स नहीं करनी है, और कांस्टेंट आर्ग्यू ऑफ पीस, आर्ग्यू मतलब आर्ग्यू करो आप पीस के लिए, कांस्टेंट फाइट करो, कॉन्स्टेंटली आप है ना, फाइट नहीं बोल सकते हम उसे, कॉन्स्टेंटली आप पीस के लिए वर्क करो, ताकि ये है ना मेन ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशंस का। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कोल्ड वॉर किस रीज़न क्या थे कोल्ड वॉर्स होने के। कोल्ड वॉर्स मतलब जो दो नेबरिंग कंट्रीज़ में कोल्ड वॉर्स होती हैं, मीन्स उनमें इतनी लॉन्ग फाइट नहीं होती, बट जो छोटी मोटी रोज़ के झगड़े होते हैं, डेली के झगड़े, वो जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर आर ऑलवेज अ कोल्ड वॉर। सो रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो कोल्ड वॉर हो रही थी 1945 से लेकर 1962 में, उनके रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कारण, और वो किस लिए हो रही थी, उनका रिजल्ट क्या था रहा। Though the World War II got over, it resulted into creation of America and Russia as superpower while taking the place of England and France। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, कि अमेरिका और रशिया दोनों के दोनों सुपर पावर्स में आ गए, सुप्रीम पावर बन गए, इंग्लैंड और फ्रांस को पीछे छोड़कर। इंग्लैंड और फ्रांस उनके नीचे अंडर में आने लग गए। फर्स्टली हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड एंड फ्रांस जो थे वो सुपर पावर्स थे, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हुआ कि अमेरिका और रशिया थे वो सुपर पावर्स में आ गए। इन वॉर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वर टुगेदर, बट रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्रिएटेड डिफरेंस एंड दस अमेरिका एंड इंग्लैंड सेपरेटेड। क्या हुआ, जब वॉर हो रही थी तो उसमें कौन कौन साथ में था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका, ये सब साथ में थे। लेकिन रशियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो रशियंस की कुछ पॉलिसीज़ थी, उन्होंने क्या किया, रशियंस की उन पॉलिसीज़ ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया उन लोगों के बीच में। तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका और इंग्लैंड सेपरेट हो गए, अमेरिका एंड इंग्लैंड सेपरेट हो गए, और एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन टू सुपर पावर्स, दैट इज अमेरिका एंड रशिया, टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड एमर्ज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था दो सुपर पावर्स के बीच में, अमेरिका एंड रशिया। एज अमेरिका और इंग्लैंड सेपरेट हो गए, तो वहाँ पे रशिया और फ्रांस रह गए थे पीछे। तो उसमें ये चार सब साथ में थे, फर्स्टली हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा, तो फर्स्ट, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ थी, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था किन दो सुपर पावर्स के बीच, अमेरिका एंड रशिया, बिकॉज वो सुपर पावर एमर्ज हो गए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तब उनके बीच में वॉर्स होनी है,
सुप्रीमेसी पूरे वर्ल्ड के ऊपर एस्टेब्लिश करने के लिए। और ये क्या हुआ, ये है ना एक रिजल्ट था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब अमेरिका और रशिया दो सुपर पावर्स माने गए, उन्होंने टेक प्लेस कर ली इंग्लैंड और फ्रांस की, तो भी उनके बीच में क्या था, सुप्रीमेसी, पूरे वर्ल्ड पे सुप्रीमेसी एमर्ज करने की जो एक उनकी माइंडसेट हो रखा था कि हम सब पूरे वर्ल्ड पे सुप्रीमेसी हासिल कर लेंगे, पूरे वर्ल्ड को हम हमारे अंडर कर लेंगे, वो सब हो रहा था। द पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड बिटवीन टू पोल्स, दैट इज अमेरिका एंड रशिया। जो पावर थी वो दो पोल्स के बीच में रह रही थी, लाइक द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स आर देयर। सो यहाँ पे भी दो पोल्स बोले गए हैं, अमेरिका एंड रशिया। तो इन दोनों के बीच में सेंट्रलाइज थी, अब कौन लेगा ये सुपर पावर, वो उनके बीच में कंपटीशन था। देयरफॉर दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये जो टाइम पीरियड था इसको क्या बोला गया, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ की क्योंकि यहाँ दो पोल्स थे, सो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर owing to extremely tense relation between two power blocks. This phase is known as Cold War phase. यहाँ की ये जो ध्यान में रखते हुए ये सब इस कारण से कि एक्सट्रीमली टेंस रिलेशन थे दो सुपर पावर्स के बीच में। जब दो सुपर पावर्स के बीच में टेंस रिलेशन होते हैं तो वो सबके ऊपर हार्मफुल हो सकते हैं। सो ये जो फेज था, इस फेज को क्या बोला गया, कोल्ड वॉर फेज। एट वेरियस इंसिडेंट्स both the superpowers almost came into conflict with one another. सो जो वेरियस इंसिडेंट्स हो रहे थे दोनों पावर्स के बीच में, वो ऑलमोस्ट बहुत बार तो क्या हुआ, बहुत बार ऐसे ऑलमोस्टली वो एक दूसरे से टकराते, मतलब फाइट होने से बच गई, बस इतना सा था। There was a basic change in relation among powerful nation of the world after the World War. यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक चेंज आ गया रिलेशन में जो कि पावरफुल नेशंस थे उनके अमोंग, क्योंकि पहले पावरफुल नेशंस सब साथ में थे, बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ तो उनके बीच में एक सुप्रीमेसी और ओवर सुप्रीमेसी लेने की जो फाइट थी वो स्टार्ट हो रखी थी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रखे थे, तो उनके बेसिक चेंज आ गया उन सब के रिलेशंस में। सो अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन रशिया who had once allied and fought against the Nazis, Germany and the fascist Italy emerged as leader of two rival power blocks and military powers. तो इस सब का क्या था कि एक बार अमेरिका और रशिया, सोवियत यूनियन मतलब रशिया का नेम है सोवियत यूनियन, सो ये दोनों एक बार साथ में आए थे। अलाइड मीन्स साथ में फाइट करी थी इन्होंने, किसके अगेंस्ट, नाजीज जर्मनी, जब जर्मनी में नाजिज्म था और जब इटली में फेसिज्म था तब। सो वो क्या थे, दो राइवल पार्टीज, दो मीन्स बहुत ज़्यादा फाइटिंग पार्टीज थी, उनके प्रतिद्वंदी अपोजिट्स पार्टीज के बीच में वो लीडर एमर्ज हो गए थे और दो अपोजिट पार्टीज के बीच में मिलिट्री पावर्स में। दस द कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन दैम। अब वो जब दोनों साथ में फाइट करी उन्होंने, नाजिज्म, अमेरिका एंड रशिया ने नाजीज जर्मनी और फेसिस इटली के साथ, तो अब उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो गई कि कौन और हम दोनों में से कौन बेस्ट है। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैड एमर्ज विक्टोरियस, येट दे लॉस्ट द स्टेटस ऑफ ग्रेट पावर ड्यू टू टेरिबल रिन्यूएशन caused by the ravages of war and ending of imperialism. तो क्या हुआ कि जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो एमर्ज हो गए, विक्ट्री तो उनको मिल गई, लेकिन वो उन्होंने जो उनका स्टेटस था ग्रेट पावर वाला कि भाई वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, वो लॉस कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्या था कि वहाँ बर्बादी हो गई थी, इतना टेरिबल रुइनेशन हो गया था कि वहाँ बर्बादी हो गई सारी। किस वजह से, जो वॉर का जो हो गया था ना, रेवेजेस हो गया था, जो वॉर की वजह से जो प्रकोप हो गया था, इतना सब लोग मारे जा रहे थे सब। सो जर्मनी, इटली एंड जापान नॉट ओनली लॉस्ट द वॉर बट ऑल्सो वर रूइंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली। जो जर्मनी, इटली और जापान थे वो सिर्फ वॉर ही नहीं लॉस हुए थे, वो सिर्फ वॉर में ही नहीं हारे थे, वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री बेस पे भी उनका क्या है, वो एकदम लो लेवल पे आ गए थे, उनकी एकदम पावर कमज़ोर हो गई थी। आफ्टर द वॉर द सोवियत यूनियन रशिया कैप्चर्ड द ईस्टर्न एरियाज ऑफ जर्मनी एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया एंड द बाल्टिक स्टेट्स।
जो वॉर हुई उसके बाद रशिया ने, सोवियत यूनियन ने क्या किया, ईस्टर्न एरिया जो भी थे जर्मनी के उनको कैप्चर कर लिया, और जो कि ईस्टर्न कंट्रीज थी जैसे कि ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया एंड द बाल्टिक स्टेट्स, ये जो सारी कंट्रीज थी इनको भी कैप्चर कर लिया। या एज वहाँ पे हम सबने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में कि फाइट करेगा, जो लॉस होगा हम उसके उसके स्टेट्स पे कब्जा कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर वॉर रशिया ने उन सब पे कब्जा कर लिया। So next, later on they gave away reins of power to respective communist parties of those countries। जो बाद में तो क्या हुआ, उन्होंने जो भी खुद की पावर्स थी वो सारी की सारी जो भी उधर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो पार्टी वहाँ पे रूल कर रही थी, उनको दे दी। दे डिड दिस टू कंटिन्यू देयर सुपीरियरिटी ऑन दिस कंट्रीज। उन्होंने ऐसा किस लिए किया था कि वो खुद की सुपीरियरिटी बनाए रखें। अभी उनकी उन्होंने वो पावर्स दे दी और बोला, उनके साथ कुछ डील साइन की होंगी कि भाई हम आपको ये देंगे, आप पावर आप खुद रखो लेकिन लीडर कौन होगा, हम होंगे। During 1949, by conducting a nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear power of America। 1949 में जब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया सोवियत यूनियन ने, मींस रशिया ने, सो उन्होंने डायरेक्टली किसको चैलेंज कर दिया था, डायरेक्टली मोनोपोलिस्टिक, बहुत सारी पॉलिटिक पार्टी वाले, न्यूक्लियर पावर वाले, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर वाले अमेरिका को उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया था एक हिसाब से। मीनवाइल डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दैट वर लिबरेटेड बाय द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फोर्सेस। जो कि बाद में क्या हुआ, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुई, इस्टेब्लिश कर दी गई, मान लिया गया उनको। और बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस के साथ उनका है ना कॉम्बिनेशन, मतलब बना ली गई, भाई सहमति जता ली गई, आप ऐसे हो ठीक है हम चला लेंगे आपको। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आर्मी ग्रुप्स, जो वर्ल्ड था वो आर्मी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी वॉज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ डाउट ऑन द इंटेंशन ऑफ राइवल ग्रुप्स। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा था ना, रूल एक्सेप्ट था, मतलब कि जिसकी वजह से फाइट हुई, वो था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी से ये देना, आप दूसरी कंट्री के साथ फाइट नहीं करोगे ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो गया, आपसी अविश्वास बन गया, आपसी ट्रस्ट नहीं रहा। सो जो सेंस था डाउट का, उनका इंटेंशन क्या है राइवल ग्रुप्स का, वो उनके ऊपर क्या हुआ, डाउट का सेंस आ गया। Owing to fear born out of mutual distrust and doubts, both the power established their own military base। ये इसके कारण क्या हुआ कि ये जो डर आया ना, उसकी वजह से, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से, आपसी अविश्वास की वजह से जो डिस्ट्रस्ट आया, जो डाउट्स आए, उसकी वजह से जो बोथ पावर्स थी, दोनों पावर ने खुद खुद के मिलिट्री बेस बना लिए। लीड एंड इंस्पायर्ड बाय अमेरिका, Western democratic countries on the North Atlantic Ocean established a military organization, NATO, North Atlantic Treaty Organization, in April 1949। जो अमेरिका से इंस्पायर होके वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो थी, जहाँ पे लोकतंत्र चलता है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ऐसी, उनका क्या हुआ, वो उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे खुद का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया, जिसको नाम दिया गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वो कब इस्टेब्लिश हुई, 1949 इन अप्रैल। Thereafter, to protect southeastern countries from onslaught of the Soviet Union communism, America and England established one more military organization in 1945, SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया कि जो उनके जो वॉर्स हो रही हैं, अब जो सामने वाली, अब
साउथ नॉर्थ ईस्टर्न करेंगे तो साउथ ईस्टर्न्स को भी बचने के लिए कुछ चाहिए। सो उनके लिए क्या किया गया कि उन्होंने उन वॉर्स से बचने के लिए, ऑनस्लॉट मीन्स हमलों से बचने के लिए, सोवियत यूनियन के जो हमले हो रहे थे, जो रशिया इफ वॉर करेगा उन पे, तो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो अमेरिका और इंग्लैंड ने क्या किया, एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया 1945 में, जिसका नाम सीटो रखा गया। सीटो मीन्स साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Russia established a military organization named Warsaw Pact against सीतो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब रशिया ने क्या किया कि अब उन्होंने सीतो बनाया तो रशिया ने एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम वॉर्सो पैक्ट था। किसके अगेंस्ट? सीतो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। अब ये बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्मी बना रहा है तो दूसरा उसके अगेंस्ट बना रहा है, तीसरा उसके अगेंस्ट बना रहा है। अब एक ने कॉन्फ्लिक्ट मतलब आइडियोलॉजिकल मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बनाया, तो दूसरा दूसरे ने बनाया, फिर तीसरे ने बचने के लिए बनाया, फिर वापस यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर में पूरे में यही है कि किसने कौन सी आर्मी कब बनाई। वन मोर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन और बगदाद ट्रीटी वॉज इस्टेब्लिश इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज अंडर द लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन ऑफ इंग्लैंड। एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सेंटो सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे बगदाद ट्रीटी भी कहा जाता है। ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थी वो, उनके लिए बनाई। अब साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ने क्या बनाया, सीतो बनाया। नॉर्थ ईस्ट अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी खुद की एक अलग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई। किसके लीडरशिप में बनाई? इंग्लैंड के लीडरशिप में। हियर वेरियस अरब कंट्रीज जॉइंट सेंटो। अब जो अरब कंट्रीज थी, अरेबियन साइड की जो कंट्रीज थी, उन्होंने वेरियस बहुत डिफरेंट टाइप्स की अरब कंट्रीज ने सेंटो को ज्वाइन किया। लेटर ऑन अमेरिका टुक ओवर इट्स लीडरशिप। बाद में क्या हुआ, अमेरिका ने इसकी लीडरशिप ले ली। Thanks for watching my video and please like, share and subscribe if you like this. Next part will be uploaded soon as possible. So keep supporting me. Have a nice day.